आज हम स्पाइनल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। हम नो योर स्पाइन जो हमारा सीरीज चल रही है उसके एपिसोड नंबर 8 पर हैं और हमें स्पाइनल डिसऑर्डर के बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले। द स्पाइन जो है कंसिस्ट ऑफ 30 वर्टिब्रे विच प्रोटेक्ट द सपोर्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइन में 30 वर्टिब्रा होती हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और नर्व्स को भी प्रोटेक्ट करती है। A number of conditions and injuries can affect the spine। मतलब हो सकता है कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे इंजरी उसमें से एक है, वो हमारी स्पाइन को जो है इफेक्ट कर सकती है, विच कैन डैमेज द वर्टिब्रा, और उसकी वजह से पेन हो सकता है या हमारी मोबिलिटी में कुछ लिमिटेशन हो सकता है, यानी कि वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इसको डिवाइड करें कि टाइप ऑफ स्पाइनल डिसऑर्डर के बारे में, तो एक तो हम डीजेनरेटिव स्पाइन और डिस्क कंडीशन के बारे में हम जो है उसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज हो सकती है, हर्निएटेड डिस्क हो सकती है, स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है या स्पोंडिलोसिस हो सकता है। यानी कि अगर हम टाइप ऑफ स्पाइनल डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो जो डीजेनरेटिव कंडीशंस हैं उसमें आर्थराइटिस एक मेन है, डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज जिसको हम ट्रिपल डी के नाम से भी जानते हैं, हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस और स्पोंडिलोसिस। जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके बारे में एक एक करके विस्तार से हमें आगे पढ़ना है। कुछ और अदर स्पाइनल कंडीशंस हैं जो डिसऑर्डर्स की, जैसे एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, बैक पेन हो सकता है या क्रोनिक स्पाइन एंड बैक पेन हो सकता है, काइफोसिस एक कंडीशन है, नेक पेन एक कंडीशन है, ऑस्टियोपोरोसिस और वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड कैंसर हो सकता है, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं या फ्रैक्चर हो सकता है स्पाइन में, या कोई ट्यूमर हो सकता है स्पाइन में, या स्पंडोलिथियोसिस हो सकता है। ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हमें स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। हमें पढ़ना है धीरे धीरे इन सबको भी, तो एक बाय एक करके हमें पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक स्पाइनल डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कारण क्या होता है स्पाइनल डिसऑर्डर का, एक्सीडेंट हो जाए या कोई हम फॉल यानी कोई हम गिर जाएं या एक्सीडेंट हमारा कोई हो जाए। कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी होते हैं जिसके बारे में भी हमें डिटेल में वर्णन करना है, पढ़ना है आगे। इन्फ्लेमेशन हो सकता है किसी भी कॉज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है, कोई हमारी कंडीशन चली आ रही है बाय जो है इनहेरिटेड, उसकी वजह से हो सकता है। इंजरीज रेंजिंग फ्रॉम माइनर टू ट्रॉमेटिक, यानी इंजरी है वो जो कम से लेके ज़्यादा तक जो भी ट्रॉमेटिक कंडीशन है उस तक भी हो सकती है, उसकी वजह से हमारा स्पाइन में डिसऑर्डर हो सकता है। या डीजेनरेटिव वियर एंड टीयर दैट कम्स विद एजिंग, जो हमारी जब एज बढ़ जाती है तो हमारा डीजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें डिफॉर्मिटीज हो सकती है या डिसऑर्डर हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस वजह से ज़्यादा हो सकता है, मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें, फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए स्पाइन डिसऑर्डर आर, जैसे एक्सिस वेट और ओबेसिटी। अगर किसी का ज़्यादा वेट है और ओबेसिटी है तो उनको ज़्यादा कंडीशन जो है डिसऑर्डर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, अगर कोई चीज़ हम सामान उठाते हैं और हम इम्प्रॉपर तरीके से उठाते हैं तो स्पाइन पे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारा उसमें कोई डिसऑर्डर हो सकता है। न्यूट्रिशनल एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स सच एज सीडेंट्री लाइफस्टाइल्स, लो कैल्शियम इनटेक और स्मोकिंग, इसकी वजह से भी जो हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या हम कैल्शियम का इनटेक हमारा कम है या हम स्मोकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा स्पाइनल डिसऑर्डर हो सकता है। कुछ और कंडीशन भी है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या थायराइड डिसीज है, इसकी वजह से भी हमें स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। या हम ओवर यूज करते हैं स्पाइन का, जैसे एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं या ऑक्यूपेशनल मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो हमें उसकी वजह से भी स्पाइनल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। पुअर पोस्चर की वजह से या हमारी रिपीटेटिव स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी हमें जो है रिस्क फैक्टर हमारा बढ़ जाता है।
अगर हम डायग्नोसिस करें तो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन सच पेशेंट्स, ईच मतलब जो भी ईच पेशेंट है वो इंडिविजुअल है, उसका हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके अलावा फिर हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जो लिखेगा, बस हमें तो इस बारे में जानकारी के लिए हम ये जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि डिपेंडिंग ऑन ईच पेशेंट इंडिविजुअल केस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर माइट रिकमेंडेड मोर वन और मोर टेस्ट। जैसे कि एक एमआरआई स्कैन है, यानी जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसे बोलते हैं एमआरआई स्कैन, वो किया जा सकता है। और वो कैसे होता है, एमआरआई यूज्ड, इसमें क्या किया जाता है, रेडियो वेव्स एंड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टू प्रोड्यूस डिटेल इमेज ऑफ स्पाइन। इसमें एक मैग्नेट यूज किया जाता है और उसमें जो है रेडियो वेव्स दी जाती हैं, जिससे कि जो है स्पाइन का जो है अच्छे प्रकार से इमेज ले सकते हैं, डिटेल्ड इमेज ले सकते हैं। एमआरआई जो एमआरआई है इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग इंजरीज एंड डिसऑर्डर इन, जैसे सॉफ्ट टिश्यू में कोई डिसऑर्डर हो जाए, जैसे मसल्स में कोई डिसऑर्डर हो जाए, लिगामेंट में, टेंडन में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइनल कोड में या नर्व में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब हम चीज़ एमआरआई के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। जैसे मसल्स में, लिगामेंट, टेंडन्स में, स्पाइनल कोड में और नर्व्स में, उसका हमें पता एमआरआई के द्वारा लगता है। एक हम सीटी करते हैं जिसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, उसका स्कैन होता है। उसमें क्या है, जैसे सिटी यूज स्पेशलाइज्ड एक्सरे, ये भी एक एक्सरे की तरह होता है, विद और विदाउट ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट, इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट हमने नहीं डाला है, टू प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शन 3D इमेज ऑफ द स्पाइन। इसमें क्या होता है कि इसमें 3D स्पाइन की जो 3D इमेज आ जाती है। सिटी प्रोवाइड्स इमेजेस दैट आर मोर डिटेल्ड देन एक्सरे, जो कि एक्सरे से, जो सिटी जो है वो एक्सरे से ज़्यादा डिटेल में होता है, और इसकी वजह से हम बोन इंजरी एंड डिसऑर्डर को पता लगा सकते हैं। जो बोन में कोई डिफॉर्मिटी है, इंजरीज है या कोई बोन डिसऑर्डर है, हम उसका पता लगा सकते हैं। तो एमआरआई की क्या लिमिटेशन थी, एमआरआई में हम मसल्स में, लिगामेंट, टेंडन में और स्पाइनल कोड और नर्व्स का पता लगा सकते हैं। और सीटी से हम, जो कि एक्सरे की तरह ही होता है, उसमें बोन इंजरी एंड बोन डिसऑर्डर के बारे में हम पता लगा सकते हैं। एक्सरे जो है वो थोड़ा सा कम जो है होता है, जो जिसमें हमें बोन का फ्रैक्चर का पता लग जाता है। यानी वी यूज एक्सरे ऑफ द नेक और डिफरेंट एरियाज ऑफ द बैक टू चेक फॉर बोन प्रॉब्लम सच एज फ्रैक्चर, कोई इंजरी है उसके लिए, या कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है, हम उसके लिए एक्सरे का हम पता लगाते हैं। फिर बायोप्सी करना होता है कि कोई कैंसर टाइप का अगर कोई चीज़ है वहाँ पर, तो हमें बायोप्सी भी किया जा सकता है। इफ कैंसर इज सस्पेक्टेड, आवर न्यूरोसर्जन्स कैन टेक ए स्मॉल टिश्यूज सैंपल फॉर एनालिसिस अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो एक छोटा सा टिश्यू वहाँ से लेगा और माइक्रोस्कोप से उसका एग्जामिन होगा, तो वो क्या उसमें कोई कैंसर की सेल तो नहीं है, ये देखने के लिए तो बायोप्सी भी की जा सकती है। दूसरा एक इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है जिसको ईएमजी बोलते हैं। ईएमजी भी हो सकता है, यानी कि ईएमजी एग्जामिनेशन मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जनरली इन्वॉल्व सीइंग हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी रिएक्ट टू स्टिमुलाई। यानी ईएमजी कैसे किया जाता है, जब आपको कोई स्टिमुलाई के द्वारा उसका रिएक्शन देखना होता है तो ईएमजी भी किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक इतना है कि हमने ये बात करी कि स्पाइनल डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं और हम क्या क्या उसके लिए जो है रिपोर्ट हम करा सकते हैं, या हमारे पास जो रिपोर्ट आती है तो उसका क्या वैल्यू है, ये हमने बात करने के लिए आपसे बात डिस्कशन किया। कल फिर हम आगे बढ़ते हैं, कल हम कंजेनाइटल स्पाइनल डिफॉर्मिटी के बारे में बात करेंगे। कल का हमारा टॉपिक है कंजेनाइटल स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। थैंक यू वेरी मच, कल फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।